हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो हम सीखेंगे कि अकाउंट्स जो है हमारे उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब मुझे बताओ, सबसे पहले आप लोग, अकाउंट क्या होता है? आप लोगों ने अभी तक कितना 13th लेक्चर हम पढ़ रहे हैं, तो क्या आपने समझा है अभी तक कि अकाउंट क्या होता है? अगर आपको पता है मेरे दोस्तों, तो जल्दी कमेंट में बता दो कि आपके हिसाब से अकाउंट क्या है। अकाउंटिंग में हमने पढ़ा ना, बेसिक अकाउंट में, उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा अकाउंट। अब मुझे बता दो जल्दी जल्दी कमेंट्स में, इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ। आप लोग मुझे बताओ अकाउंट क्या होता है। सर, अकाउंट क्या होता है? अकाउंट को हम हिंदी में, उर्दू में क्या बोलते हैं? खाता। तो सर, हम जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। कभी कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है ना? कभी कोई थिंग इन्वॉल्व होता है, कभी कोई इनकम होती है, सेल होता है ना, ऐसे होता है, परचेज होता है। ये सारी चीज़ें, तो कोई चीज़ हमारे पास आ जाती है, कोई बंदा इन्वॉल्व होता है ट्रांजैक्शन में। तो जितने भी चीज़ें ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उन सब का हम एक खाता खोलते हैं। उस खाते को बोलते हैं अकाउंट। उस खाते को बोलते हैं हम अकाउंट। तो अकाउंट बेसिकली क्या है? अकाउंट क्या है बेसिकली? सर, ये एक शीट है जिसमें हम ट्रांजैक्शन में हुए हुए जो अकाउंट्स जो इन्वॉल्व होती हैं चीजें, उनका हिसाब रखते हैं। तो इसमें रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रहता है। तो हर चीज का अपना अपना खाता बनेगा। जैसे मेरी डेटर के साथ डील होगी, तो हर डेटर का अपना अपना खाता बनेगा मेरी बुक्स में। हर क्रेडिटर का मेरा अपना अपना खाता बनेगा। परचेज का, सेल का, जितनी भी चीजें हमने पढ़ी ना अकाउंट टर्म्स, तो इन जो भी ट्रांजेक्शन में वो इफेक्ट हो रहे हैं उनको हम क्या, उनका एक खाता खोलेंगे, उसको अकाउंट बोलते हैं। तो हम बोलते हैं जो भी अकाउंट इफेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये सारे अकाउंट जो है, ये जितने भी खाते खोले, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये तो एफ कोई भी चीज का अकाउंट बनेगा, तो इनके नेचर को हम अलग अलग, एज पर दियर नेचर, हम इनको क्लासिफाई करते हैं। अब बोलोगे सर, क्लासिफिकेशन क्यों करना है अकाउंट्स का? फिर जब अकाउंटिंग में रूल्स पढ़ेंगे ना, देयर इज एक और चीज जो मैंने अभी नहीं बोली आपको, मुझे आगे आगे बोलना है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी तक मैंने आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट तो बताया नहीं, ठीक है। हो सकता है आप में से कोई बुक देख रहा होगा, वो बोलेगा सर अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद डेबिट क्रेडिट है, पर मुझे पता है मैंने आपको कब चीज डोज देनी है। हमें यह सीखना है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। उसके पीछे रूल्स है। रूल्स है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, रूल है एज पर मॉडर्न अप्रोच, जिनको हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उसके लिए हमने रूल्स बनाए। ट्रेडिशनल अप्रोच में भी और मॉडर्न अप्रोच में भी अपने अपने रूल्स है। पहले, अब क्या हर अकाउंट को, सेल के बारे में बोलेंगे, सेल को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। परचेज को कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, और बैड डेट को कब डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। हर अकाउंट के लिए अपना अपना रूल ही बना। तो हमने सेट ऑफ अकाउंट्स बोला बोला इस तरह के अकाउंट्स के लिए ये रूल लगेगा, इस तरह के अकाउंट्स के लिए ये रूल लगेगा। तो हमने बेसिकली इनको क्लासिफाई कर दिया, इनको क्लासिफाई कर दिया। उधर एक आता है अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, वहां पे क्लासिफाइंग का मतलब है लेजर अकाउंट अपने आप ने डाल दिया। बट यहां पे क्लासिफिकेशन का दूसरा मतलब है वही चीज, इंग्लिश में वही मतलब दूंगे। वहां पे जो क्लासिफिकेशन उसका मतलब है लेजर पोस्टिंग कर देना, अपने अपने खातों में डालना है। यहां पे खातों का क्लासिफिकेशन करना, तो वो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में अलग कर दिया, मॉडर्न अप्रोच में अलग कर दिया, ठीक है ना। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच क्या है? पहले लोग बोलते थे हम अकाउंटिंग इस रूल के हिसाब से करेंगे, फिर मॉडर्न अप्रोच आया कि यार इस चीज को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हम दोनों चीजें सीखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच भी, मतलब हमें जो ये अकाउंटिंग करनी है, इसमें दो अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है। हम दोनों चीजों को सीखेंगे, फिर जो आपको इजी लगेगा वो आप फॉलो करते हैं ना, ठीक है। कहीं कहीं ट्रेडिशनल अप्रोच पिट जाता है, वहां पे सिर्फ मॉडर्न अप्रोच से काम होता है। तो अभी हमने सीखा है ये जो जितने सारे अकाउंट्स हैं, इनका हमने क्लासिफिकेशन सीखना है। पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच से सीखेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच सीखेंगे। क्यों सीखेंगे क्लासिफिकेशन? क्योंकि पर्टिकुलर क्लास का एक रूल लगेगा कि वो अगर बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे, वो अगर कम हो जाएगा तो उसको क्रेडिट, समथिंग लाइक दैट। वो क्या होगा वो हम अभी पढ़ेंगे, रूल्स को पढ़ेंगे। और एक चीज मैंने आपको बोली है कि ये डेबिट क्रेडिट अभी तक मैंने आपको नहीं बताया।
डेबिट क्रेडिट अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, थोड़ा सा मैं अभी टच करूंगा और फिर जब हम जर्नल पे आएंगे तब मैं और बताऊंगा। तो अब ये जो अकाउंट होता है मेरे दोस्तों, हम नॉर्मली बुक्स में जब अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट कहां पे बनेंगे सर? अकाउंट बनेंगे लेजर में, अकाउंट बनेंगे लेजर में। सबसे पहला काम क्या होता है? जर्नल। जर्नल में होता है रिकॉर्डिंग। ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा, 11th के बच्चों को हो सकता है, बाकियों को भी पता होगा। ये कुछ बच्चों को मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, कुछ बच्चों को ये बोरिंग लगेगा, ये तो क्लासिफिकेशन बोल रहा था, अभी कुछ और कहानी बोलते हैं। बट मेरे पास जो बैच अभी है वो 11th, जिनका मैं एज्यूम करता है इनको कुछ नहीं आता है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलूँगा जो आपको बोलते हैं शायद इसको डील ही नहीं करनी है। बट मुझे पता है मैंने 12 लेक्चरों में क्या बोला है क्या नहीं बोला है, तो मुझे ज्ञान नहीं फैलना कमेंट्स में, तो ये तो टाइम ज़ाया कर रहा है। टाइम ज़ाया हो रहा है तो मैं अभी छोड़ के कुछ और देख सकते हो। मुझे पता है मेरा बैच क्या है, मुझे पता है मेरा ऑडियंस क्या है, ठीक है। ये जो अकाउंट होता है मेरे दोस्तों, इसको हम बनाते हैं इस फॉर्मेट में, टी फॉर्म में। क्या बनाते हैं? किसी भी अकाउंट को, किसी भी चीज का अकाउंट रखना है उसको हम टी फॉर्म में। एग्जांपल देता हूं कैश का। अगर मुझे कैश का अकाउंट बनाना है तो मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा। अकाउंट ACCOUNT, इसकी एब्रीवेशन है, आप AC लिख सकते हो। AC स्टैंड्स फॉर अकाउंट। मैंने कैश का अकाउंट बनाएगा, तो कैसे बनाएंगे कैश अकाउंट? सर टी फॉर्म में बनाएंगे। पूरा लेजर में पूरा फॉर्मेट बताता हूं, डेट वेट क्या होता है, बट यहां पर सिर्फ हम अभी 2 चीजें दिखाऊंगा। यहां पे मैं सिर्फ 2 चीजें दिखाऊंगा, अभी डेट वेट में कुछ नहीं दिखाऊंगा। ये मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स, और ये पे लिखूंगा अमाउंट। यहाँ पे लिखूंगा पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो इसको विजुअलाइज करो, ये जो मैं थोड़ा मोटा करूंगा इसको विजुअलाइज करो। ये टी फॉर्म में मैंने बना दिया पहले। ये इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये इसका क्या बना अकाउंट का? लेफ्ट हैंड साइड। क्या बना? लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। और ये क्या बना मेरे दोस्तों? ये साइड क्या बना इसका? ये इसका राइट हैंड साइड बना। तो क्रेडिट और डेबिट क्या है? कुछ नहीं है। डेबिट साइड जो है, दिस इज डेबिट साइड। तो मेरे दोस्तों ये साइड जो है, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है DR, और ये है क्रेडिट साइड, CREDIT, क्रेडिट साइड। तो अगर मैं आपको बोलूंगा 11th के बच्चों कि डेबिट और क्रेडिट क्या है, तो आपको बोलना है सर डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, एक अकाउंट के 2 हिस्से हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट। तो आपने एक अकाउंट लिया, ये अकाउंट है सपोज, ये उसके 2 हिस्से, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ये आपके हिसाब से बनेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है ना। लेट मी चेक इट इन द वीडियो। आपको शायद ये दिख रहा होगा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड, बिल्कुल ठीक, ठीक है ना। आई एग्जैक्टली फेल टू अंडरस्टैंड आपको कैसे होगा, तो आप इसको बोर्ड को ही देखो। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है अकाउंट का, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको बोलते हैं डेबिट साइड, और ये राइट हैंड साइड जो है इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो अभी जब आएगा इस अकाउंट को डेबिट करना है, तो उसका मतलब क्या होता है? उस अकाउंट के डेबिट साइड में आपने अमाउंट डालना है, तो इधर डालना है। जब लिखा जाएगा कि उस अकाउंट के क्रेडिट साइड क्रेडिट करना है, तो इट मींस यहां पे लिखना है। फिर इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, यहां से लिखने से क्या होगा, यहां से लिख, वो हम बाद में समझेंगे, उसमें अभी नहीं जाएंगे। बट अभी आपको सिर्फ इतना समझा है, ये जो डेबिट और क्रेडिट की बात हो रही है, डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। तो ये 2 हिस्से हैं, डेबिट और क्रेडिट 2 हिस्से हैं अकाउंट के। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। और जब आपको बोला जाएगा डेबिट, किसी अकाउंट को बारे में बोला जाएगा उसको डेबिट करो, तो बोलता है कि जो डेबिट साइड का कॉलम है उधर एंट्री करो, तो आपको इधर एंट्री करनी है। फिर बाद में क्या होगा वो मैं दिखाऊंगा कि इसका टोटल बैलेंस लिखेगा, फिर वो डेबिट बैलेंस बनेगा, फिर उसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस में कहाँ आएगा, PNL में कहाँ आएगा, वो मैं बाद में दिखाता हूँ, वो अभी डेप्थ में जाना नहीं है। आई होप ये आपको समझ आया। तो हमें इसको डेबिट साइड में डालना है, हमें इसको क्रेडिट साइड में डालना है। इसके पीछे रूल है। रूल किसके हिसाब से? एक एक अकाउंट का अपने अपना रूल नहीं है, इन अकाउंट्स को हमने क्लासिफाई करना है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में एक हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, मॉडर्न अप्रोच में दूसरे हिसाब से, और रूल जो है दोनों में सेम लगता है, वो मैं बताता हूं कैसे है वो, बट क्लासिफिकेशन तरीका अलग अलग है।
फिर उनके क्लासिफिकेशन में उनके रूल अलग है, नतीजा सेम आता है। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कान को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे समझ लो, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम ऐसे पकड़ते हैं, मॉडर्न अप्रोच में हम ऐसे पकड़ते इसी कान को है। अब एक तरीका ऐसे पकड़ना, दूसरे से। अभी हम पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलेगा ये जितने भी अकाउंट्स है, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, इनको हम मेजरली 3 हिस्सों में करते हैं क्लासिफाई। तो बोलता है हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो कोई अकाउंट पर्सनल नेचर का होगा, या तो वो रियल अकाउंट नेचर का होगा, या वो नॉमिनल नेचर का होगा। तो असल में हम बोलते हैं ये 3। तो अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया कि अकाउंट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में तो किस तरह का होता है, तो आंसर इज 3। करेक्ट वे इज आंसर इज 3। क्या क्या? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल, पर्सनल, नॉमिनल। फिर क्या होगा? रियल के लिए अपना रूल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल के रूल होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का रूल होगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। उनको हम आगे में पढ़ा दूंगा, जब मैं जर्नल को टच करूंगा तब मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं जस्ट थोड़ा सा हिंट दे दिया, अभी याद नहीं करना है इसको। तो या तो वो अकाउंट हम बोलेंगे रियल होगा और रियल का फिर रूल लगेगा, पर्सनल होगा, पर्सनल का रूल लगेगा, नॉमिनल होगा, नॉमिनल का रूल लगेगा। बहुत आसान है। बट मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराता हूं एक और तरीके से। तो मेरे दोस्तों, मैं इसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जो अकाउंट होता है मेरे दोस्तों, ये जो अकाउंट होता है, तो इसमें में डाल देता। अकाउंट जो है मेरे दोस्तों, या तो ये पर्सनल हो सकता है या इम्पर्सनल हो सकता है। आप बोले सर आपने तो अभी 3 बोला, मैंने अभी पर्सनल बोला या इम्पर्सनल बोला। और इम्पर्सनल फर्दर हो सकता है या तो रियल हो सकता है या तो नॉमिनल हो सकता है। आप गिनो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ये मैंने मतलब ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर दी, पर्सनल और इम्पर्सनल रियल और नॉमिनल। अब पर्सनल क्या होता है? जो पर्सनल नेचर के होंगे, जिनमें कुछ लोग होंगे, जिसमें लोग इन्वॉल्व होंगे, उनको पर्सनल नेचर के बोलेंगे। अब पर्सनल फर्दर 3 हिस्सों में होता है, अभी और आएगा डिटेल में। तो जब मैं पहले ये बाइफरकेशन समझाऊंगा, फिर वो पर्सनल भी समझना थोड़ा सा आसान होगा। पर्सनल में जो 3 बाइफरकेशन होते हैं वो हो सकता है, आई होप ये बाहर नहीं जा रहा है, हाँ, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल 3 तरह के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है मेरे दोस्तों? नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल और आर्टिफिशियल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन क्या होता है? नेचुरल पर्सन मतलब जो नेचुरली पर्सन है, नेचुरली पर्सन है मतलब हम जैसे, आप और मैं जैसे इंसान। जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे, हम इंसानों के साथ अगर ट्रांजैक्शन करेंगे, तो वहां पे अगर इंसान का कोई अकाउंट इन्वॉल्व होगा तो वो आएगा नेचुरल पर्सनल है पर्सनल है। इन तीनों के लिए रूल एक ही लगेगा, पर्सनल वाला रूल लगेगा, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, इनके लिए रूल एक ही लगेगा। रूल इज डेबिट द रिसीवर, कि अगर वो रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, मतलब उसके डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर वो दे रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, वो बाद में आएंगे जर्नल में। तो चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, तो रूल सेम लगेगा। मगर नेचुरल पर्सन कौन होगा? सर जैसे इंसान है, लतीफ है, अभिषेक है, शाहिद है, ये सारे क्या है? इंसान। अब देखिए एग्जाम्पल में देता हूं, आपका डेटर है, डेटर ने आपसे माल उधार लिया, तो यहां पे आप बोलोगे कि दिस इज क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल में जब 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, आप बोलोगे एक तो मेरी सेल हो गई है और मेरा डेटर है अरशद, वो इन्वॉल्व हो गया। अब अरशद क्या है? तो इसको पहले आप क्लासिफाई करोगे, जब आपको अकाउंट एंट्री करोगे आपको पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा कि ये क्या है। आप बोलोगे इसको क्या रूल लगेगा, तो पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा ट्रेडिशनल अप्रोच से। आप बोलोगे अरशद इज अ
क्या आएगा, पर्सन आएगा, रियल आएगा, नॉमिनल। सर ये तो पर्सन में आएगा, और पर्सन में भी क्या आएगा, नेचुरल पर्सन। जनरल के वक्त आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है कि नेचुरल है आर्टिफिशियल है, बट समझने के लिए बोल रहा हूं। आप बोल के नेचुरल पर्सन है तो उसके लिए पर्सनल वाला रूल क्या है, तो डेबिट द रिसीवर, अगर वो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे। हाँ सर वो रिसीव कर रहा है इस केस में, हमारे गुड्स ले रहा है वो, उसको डेबिट करेंगे। एनीवेज वो बाद में जाएंगे हम जनरल पे, तो वो बनेंगे नेचुरल पर्सन। आई होप आपको नेचुरल पर्सन समझ आया। नेचुरल पर्सन आपको सीधे याद रखना है, ह्यूमन बींग्स। नेचुरल पर्सन आर द नथिंग बट ह्यूमन बींग्स। नेचुरल पर्सन क्या है मेरे दोस्तों, द नेचुरल पर्सन है नेचुरल पर्सन है ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या है सर, आर्टिफिशियल पर्सन है जो रियलिटी में पर्सन नहीं है, नेचुरली पर्सन नहीं है, इंसान नहीं है वो नेचुरली, गोश्त और हड्डियों वाले, बट लॉ ऑफ द लैंड की नजरों में, लॉ की नजरों में, लॉ ऑफ द लैंड जो है उसकी नजरों में उसको पर्सन माना जाता है, डीम्ड टू बी पर्सन इन द आइज ऑफ द लॉ, जो लॉ की नजरों में पर्सन माना जाता है। अब बोलोगे सर ऐसा भी होता है, हाँ बच्चों ऐसा भी होता है। अभी आप 11th में पढ़ रहे हो, अभी तक आप क्या पढ़ते थे, ये हो गया मैथ, वो हो गया साइंस, हो गया हिस्ट्री, तो आप इन चीज़ों में नहीं जा रहा, आप कॉमर्स की दुनिया में आए हो। तो लॉ की नज़रों में कुछ चीज़ें होती है जो पर्सन मानी जाती है, वो पर्सन नहीं होती है बट उनको एज ए पर्सन ट्रीट किया जाता है। ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। एग्जाम्पल, कंपनी, मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था ना कि आप बिजनेस कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्राइटरशिप, जहां पे आप अकेला बंदा मालिक है। दूसरा हो सकता है आप दो बंदे मिलकर पार्टनरशिप में कर सकते हो, और दूसरा होता है आप कंपनी फ्लोट कर सकते हो, तो आप कंपनी बनाते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL जिसको बोलते हैं। रिलायंस से आपको क्या याद आया, भारती एयरटेल, इससे आपको क्या याद आया, रिलायंस आपको कम समझ आता है। जियो इंडिया, पता नहीं प्राइवेट लिमिटेड क्या है, जियो इंडिया लिमिटेड, जियो एयरटेल, ये क्या है, ये कंपनीज है, ये कंपनीज है, बट लॉ ऑफ द लैंड इसको एज अ पर्सन बोलता है। सर उसका मतलब क्या होता है पर्सन, लॉ बोलता है जियो इन इटसेल्फ एक पर्सन है, और पर्सन की एक स्पेसिफिकेशन होती है, इट कैन बी सूड, इट कैन सू, इट कैन सू और इट कैन बी सूड, SUE, सू मतलब केस करना। ये केस कर सकती है अपने नाम पे या इसको केस हो सकता है। भारती एयरटेल को, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को, इनको लग रहा है कि जियो फ्री में सर्विसेज देता है, ये करता है वो करता है, तो ये हमारे नुकसान करता है, वो जाके भारती एयरटेल पे केस करते हैं, सॉरी वो जाके जियो पे केस करते हैं। आपने सुना है जियो को केस किया गया, एयरटेल को केस किया गया, BSNL को केस किया गया। BSNL कोई बंदा है सर, लॉ की नजरों में वो पर्सन है। जेके बैंक इसको केस, जेके बैंक को हो, जेके बैंक ने ये किया, जेके बैंक ने वो किया, जेके बैंक को किसी ने केस किया, जेके बैंक ने किसी बंदे पे केस किया। जेके बैंक कोई बंदा है क्या सर, लॉ की नजरों में जेके बैंक एक बंदा है, लॉ की नजरों में जेके बैंक एक बंदा है। इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। इसमें आती है कंपनीज, जैसे बैंक है आपका, या यही कंपनीज। अगर आपने किसी कंपनी से डील करते हैं, जैसे मैं हूं, मेरा AJ गारमेंट्स है, मैंने अब किसी सोल प्रॉपर्टी से डील नहीं किया, मैंने कंपनी से डील किया, मदान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो जब मैंने मदान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से डील कर दिया, तो मदान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या बना मेरा, मदान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या है वहां पे, वो एक, जब मैं उससे डील करूंगा और इसको क्लासिफाई करूंगा तो मैं बोलूंगा मदान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज ए पर्सन एंड इट फॉल्स अंडर आर्टिफिशियल पर्सन। तो मैं बोलूंगा उसने मुझे दिया या उसने मुझसे लिया, उस हिसाब से उसकी फिर अकाउंटिंग करूंगा। आई होप आपको समझ आया आर्टिफिशियल पर्सन, आपको समझ आया नेचुरल पर्सन। अब आई तीसरी चीज जिसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के लिए मैं आपको थोड़ा सा रेफर करता हूं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को हम इस लेक्चर के एंड पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें मुझे आपको पहले कुछ और समझाना है, तो फिर उसके साथ लिंक करना है, तो ये मैं अभी आपको समझाता हूँ एट द एंड। ये नहीं समझना सर को याद ही नहीं है, मुझे याद है अल्लाह के फजल से, ठीक है ना, मैं लास्ट में समझा दूंगा, बट मुझे पता है आपको कब क्या डोज देनी है, ठीक है ना। अब आएंगे रियल पे, ठीक है दोस्तों, मैं इतना रब कर सकता हूँ, हाँ सर आप बिल्कुल रब करो, आप मालिक हो, ठीक है, मालिक इस क्लास का, ठीक है ना, सबका मालिक तो अल्लाह है, ठीक है ना। रियल और नॉमिनल, इम्पर्सनल है, मतलब ये पर्सनल नहीं है, ना ये नेचुरल पर्सन है ना आर्टिफिशियल, ये ना ये लॉ की नजरों में पर्सन है ना वो रियलिटी में पर्सन है। अब रियल क्या होता है, रियल होते हैं जो चीजें, रियल टाइप ऑफ अकाउंट्स है जो प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस है। प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस में क्या आता है, एसेट्स। तो जितने भी एसेट्स है मेरे दोस्तों, जितने एसेट्स है बिजनेस के, एसेट्स फॉल करते हैं रियल अकाउंट में। अब आपको पता है एसेट क्या है सर, हाँ एसेट हमारे होते हैं जिनसे हमारी जो हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं उनको एसेट बोलते हैं, जैसे हमारा स्टॉक है, जैसे हमारा फर्नीचर है, जैसे हमारा डेटर है। बट रियल अकाउंट्स में सारे एसेट्स है एक्सेप्ट डेटर। तब आप बोलोगे सर डेटर क्यों, एक्सेप्ट जो डेटर है वो नहीं है, क्यों, डेटर क्या है सर, डेटर एक पर्सन है, पर्सन के लिए हमारे पास अलग क्लासिफिकेशन है, पर्सन के लिए हमारे पास अलग क्लासिफिकेशन है, नेचुरल पर्सन मतलब पर्सनल। तो देयर इज अ रूल जो आप आगे जाके कॉमर्स में भी पढ़ोगे और अपनी लाइफ में भी, स्पेसिफिक रूल will prevail over the general rule, specific rule will prevail over the general rule। मैंने बोला भाई एसेट्स होते हैं प्रॉपर्टीज और वो सारे होते हैं रियल, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में अगर वो एसेट है बिजनेस का तो वो रियल है, मगर इसमें मैंने बोला कि डेटर को बाहर करो, क्यों, डेटर एक पर्सन है और पर्सन के लिए एक स्पेसिफिक अलग से क्लासिफिकेशन है। जब एक अलग क्लासिफिकेशन है पर्सन के लिए, नो मैटर वो एसेट है, उसका वो रूल नहीं लगेगा, उसको वहां से निकाल के पर्सनल रूल में डाला जाएगा। तो डेटर को आपने जो रियल अकाउंट है, डेटर को रियल नहीं माना, क्योंकि डेटर इज ए पर्सन और पर्सन के लिए पर्सनल रूल लगेगा। बाकी एसेट जो आपके पास है, आपके पास स्टॉक है, आपके पास फर्नीचर, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास गुडविल है, सारी चीजें हैं, वो आपके क्या बनेंगे, वो आपके बनेंगे रियल। अब रियल में भी फिर दो तरह के होते हैं, मैं अभी ये बुक से दिखाऊंगा आपको। रियल में होते हैं टेंजिबल, रियल में होते हैं इनटेंजिबल, ठीक है। अगर आप ज्यादा वो डेप्थ, टेंजिबल मीन्स वो प्रॉपर्टीज जिनको आप टच कर सकते हो, ये मैंने उधर बताया था एसेट्स में। इनटेंजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, जो आप टच नहीं कर सकते, जो आप देख नहीं सकते, जैसे आपकी गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट, वो कहीं एसेट वजूद में नहीं है। मेरी एक गुडविल है, सीए लतीफ एकेडमी एक नाम है जिसके बेस पर बच्चे मेरे पास आएंगे पढ़ने, उसको हम गुडविल बोलते हैं, उसको आप टच नहीं कर सकते। जब आप मेरे कोचिंग सेंटर पे आओगे, सपोज मेरा कोचिंग सेंटर है कश्मीर में, बच्चे बाहर बाकी कोचिंग सेंटर पे क्यों नहीं जा रहे, मेरे कोचिंग सेंटर पे क्यों आ रहे ज्यादा, अगर आ रहे हैं, वो जो है चीज उसको बोलते हैं गुडविल, उसको आप टच नहीं कर सकते, ब्रांड वैल्यू आज की डेट में जिसको बोलते हैं। और बचा नॉमिनल, और बाकी अकाउंट जो होंगे वो हो सकते हैं या तो कोई एक्सपेंस हो आपका, या आपकी इनकम है, या आपका गेन है, या आपका लॉस है। तो बाकी अकाउंट्स हो सकते हैं या तो वो आपकी एक्सपेंस है, मतलब वो ऐसी चीज जैसे आपने सैलरी पे कर दी, एग्जांपल आपने सैलरी पे कर दिया, सैलरी आपका क्या है सर, सैलरी आपका एक्सपेंस है, आपने रेंट दे दी शॉप की, रेंट आपका एक्सपेंस है, ठीक है ना। या आपकी इनकम हो गई, आपको इंटरेस्ट मिला किसी वजह से, आपको डिविडेंड मिला, ठीक है ना, ये आपकी इनकम हो गई। तो बाकी चीजें जो होगी वो या तो आपका एक्सपेंस होगा, या तो इनकम होगा, या आपका गेन होगा, या तो लॉस होगा। तो अगर वो अकाउंट्स होंगे वो आएंगे नॉमिनल। तो इसको समराइज करता हूं मैं मेरे दोस्तों, हमने पढ़ा है कि जो अकाउंट्स है ट्रेडिशनल अप्रोच में, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फिर तीनों का अपना अपना रूल होगा, वो हम आगे जनरल वाले लेक्चर में जाएंगे, अभी उतर नहीं जाना है।
पर्सनल हो सकते हैं, या तो नेचुरल पर्सन हो सकता है, या तो वो आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, या तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है। नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल पर्सन वो जो लॉ की नजरों में पर्सन माने जाते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ोगे कि कंपनी एक पर्सन मानी जाती है, एओपी एक पर्सन माना जाता है, बीओआई एक पर्सन माना जाता है, और कंपनीज लॉ में मतलब लॉ ऑफ द लैंड में कंपनी एक पर्सन मानी जाती है। तो कंपनी क्या बन गया वहां पे, पर्सन बन गया, आर्टिफिशियल पर्सन बन गया। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो मैं अभी बताऊंगा। और हो सकता है इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में हो सकता है रियल, मतलब जितने भी बिजनेस के एसेट्स हैं, एसेट है आपको याद रखना है, एसेट इज रियल, तो एसेट के लिए रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल का रूल, ठीक है ना। और बाकी हो सकता है एक्सपेंस हो या इनकम होगा, तो वो आएंगे नॉमिनल में। तो उनके लिए रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर मेरा एक्सपेंस और लॉस हो रहा है, इट मीन वो नॉमिनल है और उसका रूल लगेगा। अगर वो हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और अगर मेरी इनकम या गेन है उसको क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है हमारे जितने सारे अकाउंट्स हैं वो या तो हम पर्सनल होगा, या तो नेचुरल होगा, या तो रियल होगा। पर्सनल, नॉमिनल, रियल होगा, और फिर इनका अपना रूल होगा। पर्सनल में क्या आएंगे, पर्सन्स, चाहे वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, और रियल में आएंगे प्रॉपर्टीज, और बाकी या तो इनकम हो सकता है या तो एक्सपेंस होता है। तो मेजर मोटा मोटी एसेट्स, ये अकाउंट्स यही इन्वॉल्व होंगे। अब बचा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अब यहां पे फोकस करो मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने पढ़ना है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसको फोकस करते ना मेरे दोस्तों। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पहले तो आपको यहां पे नाम से ही पता चल रहा है कि सर ये पर्सनल अकाउंट है और ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, जो किसी को किसी के ब्याह पे प्रेजेंट करता है, जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। हम बोलते हैं ना हमारे एमपीज हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलएज हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। हम नहीं होते बट हमारे बदले वो होते हैं, उनको बोलते हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं ऐसे अकाउंट्स जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे, खुद उस बंदे का अकाउंट नहीं खोलते हैं। जैसे लतीफ है, लतीफ का अकाउंट नहीं खोलेंगे, ऐसा अकाउंट खोलेंगे जो लतीफ को रिप्रेजेंट करे, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब आपका डाउट आएगा सर, दो डाउट आएंगे आपके, सर हम उस बंदे का अकाउंट क्यों नहीं खोलते सीधे। आप बोलते हो ये लतीफ को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके अकाउंट खोलने में क्या दिक्कत है, आपको उसी का अकाउंट खोलो ना, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहां से डाला बीच में। दूसरी चीज, अगर उसका कोई जवाब है कि नहीं नहीं उस बंदे का नहीं खोल सकते, फिर बोलोगे सर ये कब खोलते हैं, क्या होता है, ये खोलना पड़ता है। आपको बोलूंगा उसका नाम पे नहीं खोल सकते, मना किया है सरकार ने। जोक बोल रहा हूँ, मजाक मजाक में बोल रहा हूँ, सरकार ने मना कर दिया, कुछ भी रीजन बोलूंगा, मैं आपको रीजन बोलूंगा अभी। फिर दूसरा का सर फिर क्यों बनाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कब बनाते हैं, हमें बता दो ना कोई एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल देखो मेरे दोस्तों, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ सैलरी की। सैलरी क्या होता है मेरे दोस्तों, सर मैंने जो दुकान रखी है ना, मैंने लतीफ ने जो दुकान रखी है, जिसके आप अकाउंटेंट हो, आप मेरे अकाउंटेंट हो, आप मेरे एम्प्लॉय रहोगे, है ना, हमारा रिलेशनशिप जो रहेगा, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ, मुझे आपको सैलरी देनी है, बिजनेस ने आपको सैलरी देनी है। बिजनेस जो भी सैलरी देगी, जैसे आपका सैलरी मैंने रखा 10,000, तो सैलरी बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा सर, ये हमने पढ़ा था सैलरी इज एन एक्सपेंस। सर हमने पढ़ा था सैलरी एक्सपेंस है, का खर्चा है ना मेरे दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। तो जब जब मैं सैलरी आपको दूंगा, मैंने आपको सैलरी दे दी, तो बीइंग अकाउंटेंट आप एंट्री बोलोगे सैलरी बिजनेस का खर्चा है और एक कैश में निकल गया, तो इसकी जब हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो इस तरह से होती है, वो हम बाद में सीखेंगे जर्नल। जब हम एंट्री करते हैं हम बोलते हैं एक तो सैलरी इन्वॉल्व हो गया और कैश इन्वॉल्व हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट करते हैं तो कैश अकाउंट, कैश हमारा निकल गया। इसमें अभी आपको डेप्थ में नहीं जाना है कैसे होती है एंट्री, वो बाद में दिखाऊंगा। सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, जब जब आपने सैलरी दे दी तो सैलरी टू कैश करोगे आप।
यहाँ पे मैं साल लेता हूँ। आपने मार्च तक कर दिया यही चीज़, ठीक है ना, फरवरी तक आपने जब जब सैलरी दे दी पे कर दी, बट आप पे कब करते हो सैलरी? आप सैलरी पे करते हो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मैंने आपके साथ एग्रीमेंट रखा है कि मैं आपको ना नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को दिया करूंगा। तो मैंने अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये अप्रैल का काम कर दिया आपने पूरा। तो 7 अप्रैल को आप 7 अप्रैल को आ गए, आप 7 मई को आ गए, सर सैलरी दे दो, मैंने आपको सैलरी दे दी। और आप अकाउंटेंट हो, आप बोलोगे बिजनेस के लिए सैलरी खर्चा टू कैश, तो आपने 7 मई को एंट्री कर दी, 7 जून को एंट्री कर दी, 7 जुलाई को एंट्री कर दी, 7 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 फरवरी को, 7 मार्च को आपने एंट्री कर दी। जो फरवरी की सैलरी दे दी बिजनेस ने, तो आपने, ये तो आपका है, और ओवरऑल जितना भी है आपने एंट्री डाल दी सैलरी एक्सपेंस बिजनेस का, ठीक है। तो मार्च में भी आपने, तो फरवरी तक, तो पूरे साल का जब हिसाब रखेंगे तो अप्रैल से लेकर फरवरी तक की सैलरी जो है पे हो गई है, आपने उसकी अकाउंटिंग एंट्री कर दी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मगर जो मार्च का मंथ है, जब आपने मार्च का मंथ पूरा काम कर दिया, अब आपकी सैलरी देनी है 10,000 रुपया, बट कब देनी है ये आपको? ये हमने देनी है 7 मई को, 7 अप्रैल को देनी है, बट आपको आएगा मैचिंग कंसेप्ट, जो आपने पढ़ा था मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोल रहा था? जो भी एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू के साथ मैच करना है। तो जो इस साल का एक्सपेंस है, एक्रूअल कंसेप्ट भी यही बोलेगा, सैलरी तो इस मंथ, ये जो 10,000 है मार्च की, वो तो इस मंथ की सैलरी है, दो आपने पे नहीं कर दिया, बट वो इसी मंथ का खर्चा जाना चाहिए वो आपको। तो आपको 31 मार्च को 10,000 की सैलरी जो है एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा, तभी आपका करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा इस साल, क्योंकि वो सैलरी इस मंथ की है, काम इस साल हो गया है, तो खर्चा भी इस साल नहीं जाना चाहिए। आप 7 अप्रैल को पे करोगे तो अप्रैल में खर्चा दिखाओगे नहीं, खर्चा आपने आपका एक्रूअल कंसेप्ट यही बोलेगा कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जब वो ओकर होगी, नॉर की जब उसकी पेमेंट होगी। तो ये इस साल का खर्चा है, मैचिंग कंसेप्ट बोलेगा इस साल के रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्चा होगा वो इसी साल जाना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ये जो सैलरी का एक्सपेंस है मार्च का, दो आप पे करो अप्रैल में, बट ये एक्सपेंस है मार्च का, तो मार्च के पीएनएल में जाना चाहिए, मार्च के हिसाब में जाना चाहिए। तो आपको सैलरी का एक्सपेंस डालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया, तो आपका कैश गया नहीं, तो आपका कैश तो गया नहीं, नहीं गया ना कैश, तो आप क्या करते हो, एक अकाउंट खोलते हो, एक अकाउंट खोलते हो जिसका नाम है सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, OUTSTANDING स्टैंडिंग अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो 10,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आपका एक्सपेंस बन गया, या आपने एक्सपेंस बना दिया, और सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी लाइबिलिटी बन गई, ये आपकी लाइबिलिटी बन गई। लाइबिलिटी क्या मतलब होता है? वो चीज जो बिजनेस को जो बिजनेस ओ करती है, OWO, जो बिजनेस को पे करना है, जो ऑब्लिगेशन है बिजनेस की, इज दिस ऑब्लिगेशन दिस 10,000, ये 10,000 आपकी लाइबिलिटी बनेगी। यस सर, दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, नाउ वी हैव टू पे दिस 10,000, वी हैव टू पे दिस 10,000 टू whom? व्हाट इज दिस सैलरी आउटस्टैंडिंग? सर सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो बोलता है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग से आपको क्या समझ आता है? सर ये रिप्रेजेंट करता है वो अमाउंट जो हमें एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है। तो दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स बेसिकली कौन? दिस रिप्रेजेंट्स द एम्प्लॉयज। हम एम्प्लॉय का अकाउंट नहीं खोलते, मैं आपका अकाउंट नहीं खोलता हूं, क्योंकि मुझे आपसे गरज नहीं है वैसा कुछ, आप मेरे एम्प्लॉयज हो, मुझे आपका अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अकाउंट खोलना है सैलरी का, जो सैलरी एक्सपेंस है, बट फॉर द टाइम भी, क्योंकि मैंने अभी तक सैलरी पे नहीं किया, मैं एक अकाउंट खोलता हूं सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो मेरी लाइबिलिटी रहेगी टुवर्ड्स सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या करता है रिप्रेजेंट? सर ये रिप्रेजेंट करता है मेरे एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉय का अकाउंट नहीं खोलता हूं मैं, हो सकता है मेरा एम्प्लॉय के लिए अलग पर्सनल अकाउंट है और मैं उससे मिक्स नहीं करना चाहता हूं, हो सकता है उनका मेरा कोई अपना और अकाउंट है, मैं उनको मिक्स नहीं करना चाहता हूं इसके साथ। तो मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा रिप्रेजेंट करता है वो सैलरी जो मैंने पे नहीं कर दी, बाकी लाइबिलिटीज मेरी अलग है, तो मैं उनका मिक्स नहीं करना चाहता हूं। उनको ना वो मेरे डेटर है ना क्रेडिटर, वो मेरे एम्प्लॉयज है, तो उनका मैं ऐसा कोई अकाउंट नहीं खोलता हूं। मैं सीधे बोलूंगा इट रिप्रेजेंट्स माई आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये रिप्रेजेंट बेसिकली क्या करता है? ये उन एम्प्लॉयज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जिनको मुझे पेमेंट करनी है। मैं उनका अकाउंट नहीं खोलता हूं, क्योंकि मुझे उनको अकाउंट खोलने की क्या जरूरत है? मुझे सैलरी के नाम पे रखना है कि भाई सैलरी इतनी मुझे पे करनी है,
ऑडिटर को पे करना है, ऑडिट फी पेबल। या जो रेंट है, मुझे लैंडलॉर्ड को बोला है कि मैं आपको अगले मंथ, लैंडलॉर्ड को बोला है मैं आपको अगले महीने की 10 तारीख को दिया करूंगा, बट रेंट तो है मार्च का खर्चा, तो मैं इसको क्या मानूंगा, रेंट आउटस्टैंडिंग। मैं इसको क्या मानूंगा, रेंट आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये सारे बनते हैं मेरे दोस्तों, दे रिप्रेजेंट पर्सनल अकाउंट्स। सैलरी आउटस्टैंडिंग से क्या आता है याद, वो जो मुझे एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। रेंट, वो जो मुझे लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड इज अ पर्सन, एम्प्लॉय इज अ पर्सन। इस तरह से उल्टा हो सकता है, एडवांस सैलरी, आपने एडवांस में सैलरी दे दी, आप एम्प्लॉय के नाम पे नहीं रख रहे हो आपको पता है इसको आगे मुझे सैलरी के साथ एडजस्ट करना है इसको मुझे अगली बार सैलरी के साथ ही एडजस्ट करना है, तो मैं एम्प्लॉय के साथ क्यों हिसाब रखूंगा, आगे पे करूंगा, तो फिर आगे जब पे हो जाएगा, जब इस सैलरी आउटस्टैंडिंग को मैं अगली बार पे करूंगा, जैसे 7 तारीख को मैं पे करूंगा, तब मैं पता है एंट्री क्या करूंगा, तब मैं सैलरी का खर्चा नहीं मानूंगा, क्योंकि खर्चा मैंने ऑलरेडी डाला था अप्रैल वाला, मार्च वाला खर्चा मैंने ऑलरेडी मार्च में डाल दिया था। अब जब मैं 7 अप्रैल को उसको पे करूंगा, वो एंट्रीज आप बाद में सीखोगे, तो मैं सीधे बोलूंगा सैलरी आउटस्टैंडिंग जो मेरी लाइबिलिटी थी उसको डेबिट करूंगा और मेरा कैश निकलेगा टू कैश अकाउंट 10,000 रुपया। पहले हम क्या करते थे, सैलरी टू कैश, बट यहाँ हमने 2 स्टेप में कर दिया। 31 मार्च को खर्चा बुक कर दिया और लाइबिलिटी बुक कर दी, और 7 अप्रैल को उस लाइबिलिटी को पे कर दिया। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग को मैं डेबिट करूंगा और कैश को क्रेडिट करूंगा। नेट में क्या होगा, डेबिट क्रेडिट खत्म, नेट में सैलरी अकाउंट डेबिट कैश। बट एक्रूअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट को लेते हुए 2 एंट्रीज 2 ईयर्स में पड़ गई। ये 31 मार्च को पड़ गई एक फाइनेंशियल ईयर में, ये 7 अप्रैल को पड़ गई दूसरी फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, एडवांस सैलरी, रेंट, एडवांस रेंट, ये रिप्रेजेंट करते हैं पर्संस को, तो इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। अब मैं थोड़ा बुक से पढ़ाता हूँ इन चीज़ों को, इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच में ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, और कुछ एग्जाम्पल्स और करेंगे हम, तो हमारा आज एक ही दिन में ट्रेडिशनल अप्रोच में ये बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, हम मॉडर्न अप्रोच में आपको पढ़ाऊंगा, फिर मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा थोड़ा जर्नल भी मैं आपको करा ही रहा हूँ साथ में, तो अभी आपको रूल्स में डेप्थ में जाना नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। सो आई नीड PDF, ठीक है दोस्तों, ज़रा पढ़ते हैं इसको। ये आपकी बुक है, जेके बोस की बुक है, ये आपको इस वीडियो के लिंक पे मिलेगा, और जो 11th के बच्चे हैं उनको तो मैंने ये शेयर कर ही दिया ऑलरेडी अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो अदरवाइज आपको ये डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा लिंक मेरे गूगल ड्राइव पे, वहाँ से आपको ले सकते हो। तो अकाउंट मैंने आपको बताया, ये अकाउंट का फॉर्मेट है, आई होप आपको बुक क्लियरली दिख रही है। तो it may be classified as personal the accounts of the persons with whom transactions are entered into, जिनके साथ आप ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे क्रेडिट सेल कर दी, उधार में बेचा, अगर नकद बेचा तब अकाउंट इन्वॉल्व क्या हो जाएगा, कैश और सेल, तो बंदा वजूद में नहीं, बंदा कब होगा, जब उसमें उधार में डीलिंग हो जाएगी, ठीक है, या किसी से पैसा ले लिया, पैसा दे दिया। इसमें पर्सनल में आता है सबसे पहले नेचुरल पर्सन क्या होता है, विच आर मेड ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, एग्जाम्पल मलिका, अभिषेक, खुशवंत, ठीक है ना। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन, जो रियलिटी में पर्सन होते हैं बट लॉ ऑफ द लैंड की नजरों में वो क्या होते हैं, पर्सन होते हैं, जैसे कंपनीज है, बैंक्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आपके पर्सनल है, पर्सनल में आपका आता है नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, और उसके बाद आपका आता है इम्पर्सनल में आपका रियल और नॉमिनल आता है। रियल में आपका क्या आता है, या तो टेंजिबल रियल है, इनटेंजिबल रियल है, और एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक्सपेंस या लॉस होता है, या प्रॉफिट है, गेन होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पढ़ो, द अकाउंट्स प्रिपेयर टू रिप्रेजेंट नेचुरल और आर्टिफिशियल, चाहे वो नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। These are prepared for the convenience of recording of the transactions. One particular amount may represent 100 or thousands of persons. जैसे वही सैलरी आउटस्टैंडिंग, अब 10 एम्प्लॉयज की सैलरी हो सकती है, अदरवाइज मुझे सारे अकाउंट्स का अलग अलग अकाउंट खोलना पड़ता है सारे एम्प्लॉयज का, तो उससे बेहतर है मैं एक ही अकाउंट खोलूंगा सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो मुझे सब अकाउंट्स सारे एम्प्लॉयज का 10 एम्प्लॉयज का अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैलरी ड्यू, जिसको हम सैलरी आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, विल रिप्रेजेंट द सैलरी अमाउंट स्टिल पेएबल टू द स्टाफ मेंबर्स। जैसे एनी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस प्रीपेड, चाहे वो प्रीपेड किया है या आउटस्टैंडिंग है, तो एडवांस दिया है या आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मीन्स जो आपको पे करना है, और प्रीपेड मीन्स जो आपने एडवांस में पे कर दिया है। इनकम एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, अगर कोई इनकम आपकी एक्रू हुई है, अराइज हुई है, बट अभी आपको मिला नहीं, जैसे आपका बैंक में एफडी है, तो उसमें इंटरेस्ट आपको सपोज वो साल के बाद देते, तो अभी 3 महीने हो गए, तो वो एक्रू हो गया बट अभी आपको ड्यू नहीं हुआ है।
या इनकम आपको एडवांस में रिसीव, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में क्या आता है, रियल अकाउंट्स। द अकाउंट द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। तो इसमें मैंने एक्सेप्शन बोला, प्रॉपर्टी से एसेट होता है बट एक्सेप्ट डेटर, क्योंकि डेटर का आएगा ऊपर पर्सनल में। टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स द प्रॉपर्टीज विच कैन बी टच्ड, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, ठीक है ना। इनटेंजिबल जिनको आप टच नहीं कर सकते, उसमें आपका गुडविल आता है, पेटेंट राइट आता है, कॉपीराइट आता है। आगे आगे मैं इन चीज़ों पे भी डिस्कस करूंगा। नॉमिनल द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो आपके खर्चे हैं, लॉसेज है, इनकम है, गेन्स है, आर नोन एज नॉमिनल। जैसे रेंट है आपका, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, इंटरेस्ट आपको मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है ना, प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, ये सारा जो है आपके नॉमिनल अकाउंट है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज का है, कभी कभी क्या होता है, कोई ये ट्रेडिशनल अप्रोच में अभी आप 11th के बच्चे हो, बट अगर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम का देता है, जैसे JKSSB का है, JKSS में अकाउंट देते हो, तो बच्चे किसी चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं। सर ये पर्सनल में आएगा कि नॉमिनल में आएगा। जैसे कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे कैश इन हैंड जो है वो तो कैश मेरा एसेट है, एसेट तो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी मीन्स वो रियल है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरा कैश है बैंक में, अब आएगी बात, बच्चे बोलते हैं सर बैंक अकाउंट क्या होता है, थोड़ा उनमें क्वेश्चन रखता हूँ, सर बैंक अकाउंट क्या होता है, क्या होता है सर? ये पर्सनल होगा कि ये रियल होगा? बात आ रही है ना यहाँ पे। सर बैंक तो मतलब होता है आर्टिफिशियल पर्सन, तो बैंक आएगा पर्सनल। सर कोई बोलता है सर बैंक तो रियल आएगा, कैश एट बैंक है। समझ आई मेरी बात? कैश एट बैंक दैट इज रियल। जिस तरह से मेरा कैश इन हैंड है, उसी तरह से मेरा कैश एट बैंक क्या रिप्रेजेंट करता है? जो मेरा बैंक अकाउंट है जिसमें मेरा पैसा है, उसको देखने के दो नजरिया है। एक नजरिए से आप बोलोगे कि मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो मेरा पैसा काउंटर में है, दैट इज रियल। मेरा पैसा बैंक में है, दैट इज रियल। है तो मेरा पैसा ही ना, तो पैसा इज द प्रॉपर्टी इज द एसेट इज रियल। तो चाहे वो मेरे मोबाइल में है वो, मतलब बैंक अकाउंट, तो वहां पे हो या मेरे काउंटर में हो, बात तो एक ही है ना। तो कैश एट बैंक कोई बोलता है सर रियल है, और कोई बोलता है सर ये तो रिप्रेजेंट करता है कैश एट बैंक मीन्स बैंक अकाउंट, बैंक तो है पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन में आपने बोला जम्मू कश्मीर बैंक, तो वो बोलता है बैंक क्या है, पर्सनल में आएगा। बट मैं बोलता हूं आपको, जहां तक आपकी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग की बात है, आपको अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बैंक को पर्सनल मान के रूल लगाओगे तब भी अकाउंटिंग सही होगी, बैंक को रियल मानोगे तब भी अकाउंटिंग सही होगी। ये कुछ चीजें हैं जहां पे ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। एक मैंने एग्जांपल आपको बैंक की दे दी, दूसरी एग्जांपल मैं देता हूं, ये जहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है, और फिर मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताता हूं क्या होता है मेरे दोस्तों। मैं पहले दूसरे एग्जांपल बोलता हूं, फिर एक चीज बोलता हूं मैं आपको, जिम्नन में उसको टच करूंगा, परचेज सेल की। एक तरीका है, आप बोलोगे परचेजेस, परचेज क्या रिप्रेजेंट करता है? जो गुड्स हमने परचेज कर दी। एक बोलेगा सर परचेज तो रिप्रेजेंट करता है गुड्स को, है ना। परचेज में क्या होता है, गुड्स आते हैं, तो गुड्स जो है वो हमारा प्रॉपर्टी है, स्टॉक हमारा एसेट है, तो बोलेगा परचेज इज रियल है ना। तो उसको रूल लगेगा, जब हम परचेज करेंगे, जब परचेज हमारे आएगा, गुड हमारे दुकान में आएगा परचेज के वक्त, वो रियल होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और जब हम सेल करेंगे तो हम बोलेंगे कि गुड्स गया हमारे से, गुड हमारा रियल अकाउंट है, तो ये जब जाएगा तब इसको क्रेडिट करेंगे, तो वो बोलेगा मैं परचेज और सेल को क्या मानूंगा, रियल मानूंगा। कोर्ट जबरदस्त खराब। और कोई बोलेगा नहीं नहीं नहीं, परचेज और एक्सपेंस जो है ना, ये तो प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, और ये एक्सपेंसेस है। परचेज मेरा खर्चा हुआ है परचेज करना, और सेल मेरा रेवेन्यू है, वो बोलेगा सेल मेरा रेवेन्यू है, और रेवेन्यू मेरा क्या आएगा, नॉमिनल में आएगा। और परचेज मेरा एक्सपेंस है, तो कोई बोलेगा परचेज नॉमिनल है तो एक्सपेंस है, तो वो बोलूंगा डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, तो मैं परचेज को डेबिट करूंगा और सेल्स को क्रेडिट करूंगा। क्रेडिट द सेल, डेबिट द परचेजेस, मैं उनको एक्सपेंस मानता हूँ। और मेरा लॉजिक क्या है, मैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में लेता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। तो समझने की बात यहाँ पर है उन बच्चों के लिए जिनको जो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं 11th वाले, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई अकाउंट हो सकता है वो पर्सनल में भी आ जाए या रियल में भी आ जाए, ठीक है ना। अब आएगी बात उन बंदों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है और वहां पे आया बैंक रियल है कि पर्सनल है। सर आप तो, आपका ये चीज तो नहीं चलेगा। वो तो ठीक है, पर्सनल से भी अकाउंटिंग सही हो जाएगी। कैसे? आप बोलोगे मैंने बैंक में पैसा रखा, रियल का रूल है बैंक पैसा में बढ़ गया
तो मैं इसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। और कोई बोलेगा डेबिट द बैंक, बैंक रिप्रेजेंट करेगा मेरा बैंक को, वो मेरे से पैसे लेता है, डेबिट द रिसीवर। और दूसरा बोलूंगा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो मेरा एसेट है, तो मेरे बैंक में पैसा आ गया, तो डेबिट डेबिट करूंगा मैं। तो दोनों तरफ से अकाउंटिंग बराबर के। बट प्रॉब्लम क्या है कि जहां आप बोलोगे कि सर आप हमें बता दो बैंक के बारे में और परचेज के बारे में, सेल की, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे हम बताते क्या करोगे। तो क्या होता है मेरे दोस्तों, किसी भी स्कूल किसी भी चीज को लेके क्या होता है, लोगों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। ये हर चीज में होता है। मैं जिम्मन यहाँ पे एग्जांपल करता, हो सकता है ये जो मुस्लिम्स है या वो ज्यादा कोरिलेट करेंगे, और बाकी जो है हमारे नॉन मुस्लिम भाई, वो अपने हिसाब से, अपने रिलीजन के हिसाब से इसको कोरिलेट कर पाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ नमाज के बारे में। तो बात आते हैं रफा यदैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है करना चाहिए, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट बोलता है नहीं करना चाहिए। उनके पास भी अपने वो चीज़ होता है। तो वो क्या होता है, जहाँ पे भी ह्यूमंस होंगे वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। मेरे हिसाब से मतलब ऑन द बेस ऑफ वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव, या जो भी वो चीज़ें हुई है हदीस में जो है, तो हमारे हिसाब से हाँ करना चाहिए। दूसरा बोलेगा नहीं, उन्होंने बोला कि आपको चुप करके, या वो नहीं करते थे, उस साहबी ने बोला तो नहीं करोगे, है ना। या अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस नमाज में नहीं पढ़ा जाएगा तो वो नमाज ही नहीं होगी। तो हमारे सलफी भाई बोलेंगे कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर नमाज में पढ़ना है। और कोई बोलेगा कि यार इमाम साहब अगर पढ़ रहे हैं तो इमाम की किरत इज इक्वल टू द मुक्तदीन की किरत, तब तो पढ़ना नहीं है। तो अगेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा कि यार पढ़ना है नहीं पढ़ना है। कोई सेफर साइड में लेकर वो पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, तो नमाज दोनों की हो जाएगी। तो डेप्थ में नहीं जाऊंगा। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो इसी तरह से इस अकाउंटेंसी में भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। कोई बोलता है कि नहीं भाई जो बैंक है वो पर्सनल में आएगा, वो अपने हिसाब से बिलीव करता है कि भाई बैंक इज रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, तो वो पर्सन आएगा उसी हिसाब से। कोई बोलेगा नहीं कैश एट बैंक की जहां तक बात है तो दैट इज रियल, वो जैसे मेरा कैश इन हैंड है वो कैसे। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के मतलब नहीं होता है कि वो दोनों गलत है, ठीक है ना। तो अपने अपने सोचने का नजरिया होता है। अब मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता या मैंने जिस तरीके से समझा है, तो मैं अपना थॉट प्रोसेस बताता हूँ। यू मे एग्री विद मी और यू मे नॉट एग्री विद मी, दैट्स अप टू यू। थोपना नहीं है किसी पे। देयर शुड ऑलवेज बी अ रूम जहाँ पे हम हेल्दी डिस्कशंस करें, रादर देन हम फाइट करें, ठीक है ना। वो एक सही तरीका नहीं होता है। मैं अपना बताता हूँ और उससे पहले एक और नसीहत करूंगा आप लोगों को। वो एक ऐसी नसीहत है जो मैं फील किया हूँ। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सिर्फ एजुकेशन ही, ये वाली मतलब नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो भी बोलो इसको, दुनियावी तालीम ही नहीं प्रोवाइड करो, बल्कि एजुकेशन में एक बेटर इंसान बनाने की भी कोशिश करनी होती है। तो फैकल्टी मेरा वो भी फ़र्ज़ बनता है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं जो बताऊँ, बाकी बातें बाकी लेक्चर्स में आती रहेंगी। एक चीज़ सीखो अपनी लाइफ में, दैट इज़ बी हम्बल। बी हम्बल। कभी भी किसी भी पॉइंट को लेके ये मत समझो कि मुझे सब आता है, किसी को कुछ नहीं आता है। हमारे में कंसेप्ट है तलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। तब माँ के कोख से जब आप पैदा होते तब से लेके जब आप कब्र में जाओगे तब तक इल्म सीखो। कभी परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। जब वो बंदा पैदा होता है और जब तक उसकी डेथ हो जाएगी, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको सीखना है। तो उसमें अभी जो तुम लोग ऑनलाइन पढ़ते हो, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे इस वीडियो को इस वक्त देख रहे होंगे। अगर आप देख रहे हो तो कमेंट बताना, तो मुझे भी पता चला कितने बच्चे अभी वीडियो के एंड तक भी देख रहे हैं। आप अभी मेरी चैनल देख रहे हो, मेरा वीडियो देख रहा है, हो सकता है कि आप बाद में किसी और टीचर का वीडियो देखो, या कोई ऐसी चीज़, या क्लास में हो तो डिस्कशन हो गई, चाहे वो क्लास के मतलब एकेडमिक्स का हो रहा है या रिलीजन का हो रहा है। अपने आप में, अपने आप में लाओ हम्बलनेस। अगर डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, हेल्दी डिस्कशन करो, चिल्ला के मत किया, प्यार से बोला। अपना जो आपको पॉइंट हो ना उसको प्यार से बोला करो। आपने देखा है जब दो लोग डिस्कशन करते हैं तो कितना शोर शराबा मचाते हैं। वो एक अच्छे इंसान होने की निशानी नहीं है। इट मीन्स उस इंसान के मॉरल्स एथिक्स उतने स्ट्रांग नहीं है। दीन हमें नरमी सिखाता है, तो हमें नरम रवैया इंसान होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कोई फैकल्टी होती है, या कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा एक चीज़ रहा है, आई नेवर पे हीड टू व्हाट द पीपल आर सेइंग। कोई नेगेटिव कमेंट, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट एज अ पर्सन मुझे क्या बुरा लगता है, उस पर्सन के लिए मुझे ये बुरा लगता है, उस पर्सन में ये चीज़ दिखाता है इसकी तहजीब नहीं है।
तो अगर कभी, जैसे मैं अभी अपना स्कूल ऑफ थॉट बोलूंगा, किसी दूसरे का कोई अपना स्कूल ऑफ थॉट, चाहे वो रिलीजन में है या ऐसे है, कभी किसी के थॉट को उस पर बुरा मत बोलो, उसको ना किसी पर टच न करें, उसको ऐसा कुछ मत बोलो कि उस बंदे को हर्ट हो जाएगा। किसी इंसान का दिल मत दुखाओ, अच्छे से पेश आओ। आप बोलो कि यार मैं समझ गया आपका पॉइंट क्या है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ये है। बहुत प्यार से रखो, और हमारे हिसाब ना, हमारे जब हम ऐसे रहेंगे तो एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा। जब हम लोगों से बातें करेंगे, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, किसी में आप सही हो सकते हो, किसी में मैं सही हो सकता, किसी में कोई और सही हो सकता है। मैं कोई चीज़ गलत बोल रहा हूँ, और अगर आपको लगता है आप वो सही चीज़ बोल रहे हो, तो आप अपना जो मतलब जो आपका पॉइंट है उसको बड़े प्यार से रखो, मुहज़्ज़बाना तरीके से रखो। किसी से आर्ग्यू मत करो, मतलब आर्गूमेंट वर्ड होना ही नहीं चाहिए, सेशन होनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बट अपने पॉइंट को प्यार से रखो। तो ये मैं क्यों बोल रहा था कि जैसे अभी आप यूट्यूब पे हो या कहीं और हो, तो कोई फैकल्टी और पढ़ाती या मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई मेरा पॉइंट, तो कोई बुरा कमेंट नहीं लिखना चाहिए, अपना पॉइंट बोलना चाहिए कि मेरे हिसाब से सर ऐसा होना चाहिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट करके या जैसे भी करके। अब बच्चे देखता हूँ मैं, क्या होता है कि जो फ्री एजुकेशन होती है तो उतनी कदर नहीं होती है सबको, जिसको वाकई मतलब वो होता है ना कि सफ़र करना पड़ा होता है, उसके पास पैसे नहीं होती है, उसको फ्री एजुकेशन की कदर। आजकल क्योंकि डाटा सस्ता हो गया है, और बहुत सारे लोग ऐसे दिखते रहते हैं यूट्यूब पे, उनको कभी कदर नहीं मिलती है इस चीज़ की, कि कोई भी बंदा अगर बनाता है उस बंदे को कितना एफर्ट लग मैं हूँ या कोई और है, वो बंदा एक प्रेजेंटेशन बनाता है, उस प्रेजेंटेशन को बनाने में पता है कितने एफर्ट लगते हैं, फिर वो हिम्मत कर रहा है। कितने लोग हैं जो कैमरा के सामने आ नहीं सकते, बंदा आके फिर कैमरा पे हिम्मत करके बोल रहा है, और किसी बंदे को पसंद नहीं आता है, बोलता है इसने कौन सा नशा किया है, या ये ऐसा है, या इसका दिमाग नहीं है, वो नहीं है। ये एक मुहज़्ज़िब इंसान होने का तरीका नहीं। किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आए तो वो छोड़ सकता है, बट उसको कोई या ऐसे बोल सकता है सर इट्स नॉट अप टू द, मतलब इज देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब द क्रक्स इज, प्लीज प्लीज अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाओ, या आपको एक बेहतर इंसान बनाओ, हम्बलनेस लाओ अपने में, और देखो अल्लाह ताला आपको कैसे नवाजेगा। और अपना जो ये है ना प्याला ज्ञान लेने का, उसको खुला खुला रखो। अगर वो फुल होगा ना, आप समझोगे कि हमारा प्याला फुल है नॉलेज का, कुछ नहीं आएगा, ओवरफुल हो जाएगा। उसको खाली रखो, जहाँ से नॉलेज मिल रही है ना, तो लेते जाओ उसको। ये अच्छी बात कहीं से भी मिली ना तो उसको ले लो। बीइंग स्टूडेंट, लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए, ऐसा समझ लो कि मुझे कुछ पता नहीं, बस मुझे ज्ञान मिलना चाहिए। ज़िंदगी में जहाँ पे भी हो ऑब्जर्व करते रहो, इधर उधर जो भी आपको ज्ञान मिलता है तो लेते जाओ। फिर आप देखो आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत बनेगी, या कुछ सीखने को जब आप में से वो एटीट्यूड निकल जाएगा कि मुझे ठीक है। अब मैं अपना इसमें बताता हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन, पहले बैंक के बारे में बोलता हूँ। मेरा ओपिनियन क्या है, कैश एट बैंक मैं उसको ट्रीट करता हूँ एज फार एज कैश इन हैंड। मैं बोलता हूँ कैश इन हैंड मीन्स मेरा जो है कैश काउंटर में है, तो वो मैं उसको प्रॉपर्टी बोलता हूँ, एसेट। इस तरह से मेरा कैश एट बैंक, जब मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ मैं बोलूँगा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश एट बैंक भी मेरा एसेट है, तो मैं उसको इस तरह। बट अगर मैं कभी लोन फ्रॉम बैंक बोलता हूँ, तो वहाँ पर मैं बैंक का जो अकाउंट खोलता हूँ लोन फ्रॉम बैंक, तो उसको मैं फिर बोलता हूँ ये बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट। तो मेरे लिए क्या है, मेरे बैंक में जो कैश बैंक बैलेंस है वो मेरा रियल है, और एफडी भी मेरी रियल है, और लोन अगर मैं बैंक से ले रहा हूँ लाइबिलिटी, तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट में आ जाता हूँ मैं इस तरह से। अब रही बात परचेज और सेल की, मैं बोलता हूँ परचेज और सेल मेरे हिसाब से नॉमिनल है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स आप आगे पढ़ोगे वो पीएनएल में जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट लॉस में जाते हैं, वो बैलेंस शीट में नहीं जाते। परचेज और सेल मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो दे आर माई एक्सपेंसेस, वो मैं बेचने के लिए करता हूँ। तो खरीदना बेचना वो सारा मेरा एक्सपेंस और सेल है। जब परचेज करूँगा मैं उसको एक्सपेंस मानूंगा, जब सेल करूँगा उसको रेवेन्यू मानूंगा, और लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर जितना मेरा माल बचा होगा वो मैं परचेज से लेस करूंगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और वो क्लोजिंग स्टॉक मेरा एसेट बनेगा, ठीक है ना, वो मेरा फिर रियल बनेगा। ये मेरा डिस्क्लेमर है इसको लेके। अब लेट्स सी ये बुक क्या बोलती है। कल के लेक्चर में भी हम एग्जाम्पल्स करेंगे इसके, और आज के एग्जाम में मैंने ज्ञान दे दिया खाली, कल हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। अब मैं ये थोड़ा चीज़ जो इसको लिखता हूँ वो पढ़ता हूँ। द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल इज रिजिड टू सम एक्सटेंट, किसी किसी में रिजिड है। सम अकाउंट्स में भी ट्रीटेड एज बोथ रियल एंड पर्सनल, एग्जाम्पल प्रीपेड रेंट अकाउंट, ये सब कुछ। तो कोई इसको क्या बोलता है,
कोई इसको पर्सनल भी बोलता है और कोई इसको रियल भी बोलता है। सम अकाउंट्स में भी ट्रीटेड बोथ रियल एंड नॉमिनल। जैसे कोई स्टेशनरी है तो कोई बोलेगा यार स्टेशनरी तो मेरा एसेट है ना, प्रॉपर्टी है, गुड है। कोई बोलेगा नहीं नहीं यार इसको एक्सपेंस मान लो। तो उतना बेसिकली ये फ्लेक्सिबल वर्ड होना चाहिए, आप उसको ये भी मान सकते हो वो भी मान सकते हो। कभी कभी इनकन्वीनियंट होता है क्लासिफाई करना है कि इसको पर्सनल बोलेंगे, रियल बोलेंगे कि नॉमिनल बोलेंगे। कोई कोई चीज में होता है। देयर इज अ कंसेप्ट को कंट्रा अकाउंट इन्होंने लिखा है। ऑनेस्टली कंट्रा अकाउंट भी मैं यहाँ पहली बार देखा हूँ, मैं सीए भी किया हूँ, आज पहली बार मैं कंट्रा अकाउंट को इतना डेप्थ में देखा। हमें इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अभी मैंने उन चीज़ को डिस्कस नहीं किया है, वहाँ पे कोई कोई कंफ्यूज होता है कि यार सर ये एक्सपेंस माना जाएगा, क्या माना जाएगा रियल में, तो ट्रेडिशनल में तो उनको बोलते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट्स। वो बेसिकली मेन अकाउंट्स होते हैं, वो कुछ अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट इन द नेचर ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। तो उनको बोलते हैं कॉन्ट्रा अकाउंट्स। तो वहाँ पे ये चीज़ पिट जाती है कि वो पर्सनल आती है, रियल आते हैं, बट कोई बात नहीं, उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो उतना भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार रियल पर्सनल बट मेजर अकाउंट इसी में आते हैं। बट जो कंट्रा अकाउंट्स होते हैं, वैल्यूएशन अकाउंट जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन तो चलो फिर भी आप एक्सपेंस बोल सकते हो, या बाकी अकाउंट से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो बेसिकली एक्सपेंस भी नहीं है और उनका क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो वो फिर लाइबिलिटी, मेरे हिसाब से वो लाइबिलिटी में ही आता है। बट लाइबिलिटी फिर रियल आएगा, पर्सनल आएगा, नॉर्मल, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल अप्रोच फिर जाता है और वहाँ पे फिर हम मॉडर्न अप्रोच काम लेता है। वो जब मॉडर्न अप्रोच दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाए। बट कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच के एग्जाम्पल्स लेंगे, तो सीखेंगे, उससे आपको और ग्रिप आएगी और कुछ अकाउंट्स जो है उनके बारे में आपको ज्ञान दूंगा कल। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, इट्स ऑलमोस्ट 1 घंटे का हो गया। कल के लेक्चर में मिलते हैं और रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट्स की एग्जाम्पल्स लेके और करेंगे क्वेश्चंस, ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कल की लेक्चर ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और अगर टाइम बचा तो फिर कल ही हम मॉडर्न अप्रोच में वो भी करेंगे, ठीक है ना। या तो ऐसा करेंगे, कल मॉडर्न अप्रोच करेंगे और उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स करते हैं बोथ ट्रेडिशनल में कैसे आएगा और मॉडर्न में कैसे आएगा, ठीक है दोस्तों। चलो कल मिलते हैं।